लास्ट में हम लोग क्या पढ़े थे यार? लास्ट में हम लोग पढ़े थे कि कंपनीज एक्ट क्या होता है, शॉर्ट टाइटल क्या होता है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे कमेंसमेंट, एक्सटेंड और एप्लीकेबिलिटी क्या होता है। बट एक चीज़ हम लोग ये इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गए कि यहाँ पर इस कंपनीज एक्ट में सेक्शन 1 भी है और सेक्शन 2 भी है। सेक्शन 1 जो है वो कंपनीज एक्ट को डिफाइन करता है और सेक्शन 2 जो है वो कंपनी क्या होता है, कंपनी में क्या क्या चीज़ें होती है वो डिफाइन करता है। यहाँ पर जो सेक्शन 2 है वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन 2 में तुम्हें हर चीज़, हर वो पॉइंट जो तुम यहाँ पढ़ोगे ना वो तुम्हारा सम्स में काम आएगा। और मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि वहाँ पर तुमको बहुत सारा चीज़ ऐसा मिलेगा जो तुमको समझ में नहीं आएगा। बट ये चीज़ अगर तुम यहाँ पढ़ोगे थोड़ा सा भी, इसको अगर पढ़ने का भी चेष्टा करोगे तो तुमको फिर वहाँ पर दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा बैलेंस शीट तो है ही, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है और सब कुछ वहाँ पर तुम्हें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कंपनी का मतलब क्या होता है ये तुम्हें इस डेफिनेशन से पता चलेगा कि कंपनी में क्या होता है। सबसे पहला, an artificial legal person, separate legal entity, having limited liability, having a common seal, if any incorporated under the act. Now what does it mean? कि कंपनी मतलब क्या होता है? कंपनी बोलता है कि एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, यानी कि हम भी तो पर्सन ही है, पर कंपनी क्या ह्यूमन बीइंग है? नहीं, कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कि कंपनी और कंपनी का मालिक जो होता है वो दोनों ही अलग है, कोई एक दूसरे के साथ जुड़ा नहीं है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि कंपनी यानी कि जो मालिक होता है और बिजनेस होता है वो एक ही होता है, उसमें हम लोग जो करते हैं सब कुछ एक ही ऐसे करते हैं, लेकिन उसके बाद कंपनी जो आता है ना, अकाउंट जो होता है ना, उसमें सब कुछ अलग हो जाता है। क्या ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर कंपनी में भी वही चीज हो रहा है कि सेपरेट लीगल एंटिटी जो होता है, यानी कि कंपनी और कंपनी का मालिक दो अलग अलग चीज है। एंड हैविंग अ लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि तुम जितना पैसा उसमें डाल रहा है तुम्हारा लायबिलिटी उतना ही हो रहा है, उससे ज्यादा नहीं हो रहा है, उससे कम नहीं हो रहा है। तुम मान लो उस कंपनी का एक शेयर होल्डर बन के बैठा हुआ है। शेयर होल्डर का मतलब तुम उस कंपनी का कैपिटल में कुछ पोर्शन में हिस्सेदारी है, यानी कि तुमने पैसा इन्वेस्ट किया है। तुम देखे होंगे कैसे एक डीमैट अकाउंट, शेयर बाजार क्या होता है, वही होता है। वहाँ पर हम लोग पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी का शेयर खरीदते हैं और फिर जाकर वहाँ पर हम लोग का सारा चीज होता है। उसमें क्या होता है कि जब हम लोग किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा उसमें डाल देते हैं, डालते कि डालते हैं, और वही पैसा क्या बोलते हैं कि हमने उतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अगर कल वो कंपनी डूब जाता है, कुछ गड़बड़ हो जाता है या बैंकरप्ट हो जाता है, तो फिर उसमें ये चीज उनका लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ उसी तक होगा, इतना लिमिटेड, क्योंकि मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, मान लो 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया, 10,000 तक ही लिमिटेड है, उससे बेसी नहीं हो सकता। तो ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि बिजनेस और बिजनेस का मालिक दो अलग अलग चीजें हैं, एंड लिमिटेड लायबिलिटी, ये तीनों पार्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या है कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब थप्पा तुम लोग कहते हैं। तुम जाओगे किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास, वहां पर इतना स्टैम्प मारने बोलेगा तुमको, या फिर गवर्नमेंट वाला ऑफिशियल खुद ही स्टैम्प मार के देता है तुमको वहां पर। वैसे ही कंपनी का भी, कंपनी का डायरेक्टर्स होता है, कंपनी का कंपनी सेक्रेटरीज होता है, वो लोग क्या करता है, स्टैम्प मारता है। बट पहले होता था ये चीज बहुत ज्यादा, जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ फिर इसको भी नेग्लिजिबल बना दिया गया, यानी कि कोई कंपल्सरी नहीं है, तुमको कॉमन सील मारना ही पड़ेगा, एंड यू शुड हैव द कॉमन। अगर तुम्हारे पास है तो सही, नहीं है तो सही, एज अपॉन यू, तुम्हारा विषय, उसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं कि जरूरी है कि तुम कॉमन सील डालना ही दे रहे। इनकॉर्पोरेट अंडर द एक्ट, यानी कि ये कंपनी इस एक्ट के अंदर में इनकॉर्पोरेटेड हुआ है, ये कहीं और में नहीं इनकॉर्पोरेटेड हुआ है। ये बात समझ आना है, इसके एक्ट के अंदर में या फिर इसके पहले के एक्ट के अंदर में। पहले का मतलब कंपनीज एक्ट 1956, ये भी एक एक्ट था पहले, जो इससे पहले हुआ करता था। उससे पहले भी और एक्ट था जो ब्रिटिश के टाइम पे चलता था। तो ये जो एक्ट है कि 1956, अगर ऐसा बहुत सा कंपनी हो सकता है जो 2013 से पहले इस्टेब्लिश हुआ होगा, तो उन लोग किस एक्ट में अपना कंपनी रजिस्टर करेगा? इस एक्ट में, तो ये इसी एक्ट में रजिस्टर करेगा ना हम लोग। तो तुमको लगता है कि ये कंपनी 2013 के आने के बाद क्या इस एक्ट में जो रजिस्टर हुआ कंपनी बातिल हो जाएगा? क्या उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा? नहीं, तुम इसके
में रजिस्टर हो या फिर किसी दूसरे एक्ट में रजिस्टर हो, होगा वही, यानी कि तुम कंपनी हो मतलब कंपनी ही रहोगे और डेफिनेशन भी वही रहेगा। क्या ये बात समझ आ गया? इसके बाद जो हमारा दूसरा चीज है वो है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ना इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो इंटरनेशनल फॉलो करता है वो बनाया। उसके फॉलो करते हुए इंडियन में कौन बनाया? इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये लोग बनाया ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्यों बनाया? क्योंकि इंडिया को इंटरनेशनली मैच करना है, मतलब कि उन लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, तो फिर वहां पर हमें भी अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को उन लोगों के हिसाब से बनाना पड़ेगा। अब तुम सोचो कि तुम कपड़ा खरीदते हो या फिर कुछ भी घर में कोई आइटम लाते हो, कोई भी अप्लायंस खरीदते हो, लाइक एसी हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, या फिर तुम कोई बुक खरीदते हो या फिर तुम किसी रेस्टोरेंट में जाने का सोचते हो, तो वहां पर तुम क्या करते हो कि पहले जाकर सोचेंगे कि ये रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया है, इसका स्टैंडर्ड अच्छा है। तुम क्या किसी गली के सामने बैठकर कोई खुला में रेस्टोरेंट खाते हो? नहीं। जब तुम बाहर जाते सोचते हो कि हाँ अच्छा रेस्टोरेंट में जाएंगे, एक अच्छा स्टैंडर्ड वाला रेस्टोरेंट में जाएंगे। तो अकाउंट्स भी होता है ना, वहाँ पर भी बहुत सारा ऐसा चीज़ें हैं, चीज़ें मतलब ऐसे तुम्हारा क्रेडिटर्स हो गया, डेटर्स हो गया, और भी बहुत सारा डेप्रिसिएशन हो गया जो तुम करते हो मशीनरी में, ऐसे स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, इन सब का बहुत सारा ना प्रॉब्लम्स हुआ था। प्रॉब्लम्स कैसे का प्रॉब्लम्स मतलब जब ये अकाउंटिंग करते हैं उस वक्त ये प्रॉब्लम होता था कि डेप्रिसिएशन कैसे करेंगे, ये प्रॉब्लम होता था कि क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कैसे करेंगे, मतलब कि जो मेरा माल पड़ा हुआ है वो माल कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे कि बाजार में जो बिकेगा दाम उसको वैल्यू करेंगे। तो ऐसे बहुत सारा प्रॉब्लम्स की वजह से इन सभी को सॉल्व करते हुए एक स्टैंडर्ड बनाया गया। अब वो स्टैंडर्ड जो है क्या किया, ये बताया कि आपको इसी वे में फॉलो करते हुए अपना सारा अकाउंटिंग करना है, आपको इसी वे में फॉलो करते हुए अपना सारा अकाउंटिंग करना है। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर आपको इसी